आज का हमारा टॉपिक है 4.1 जिसका नाम है पोस्ट वॉर सेटलमेंट एंड द ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन। पोस्ट वॉर सेटलमेंट एंड द ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या हुआ? देखिए यहाँ पे दो वर्ड है। पहला है आपका पोस्ट वॉर सेटलमेंट। पोस्ट वॉर का मतलब क्या हुआ? एक होता है प्री वॉर, एक होता है पोस्ट वॉर। प्री का मतलब पहले, पोस्ट का मतलब बाद, है ना। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं वॉर के बाद वाला कंडीशन के बारे में, यानी कि जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसके बाद के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं और उसके सेटलमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब कि जो भी तबाही मचा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उस तबाही का सेटलमेंट यानी कि उसको किस प्रकार से रिकवर किया गया, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक और चीज़ जानने को मिलेगा, ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन। ये ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन क्या है ना, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगा। लेकिन फिलहाल हमारा यहाँ पे स्टार्ट होता है टॉपिक, जानेंगे, बिल्कुल जानेंगे, सब चीज़ नोट्स में लिखा हुआ है, टेंशन बिल्कुल वे ना लें। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे पोस्ट वॉर सेटलमेंट, यानी कि युद्ध के बाद किस प्रकार से सेटलमेंट किया गया। जैसे आपको मालूम है कि वॉर में बहुत सारे इंडस्ट्री तबाह हो गए थे, बहुत सारे कंट्री तबाह हो गए थे, है ना। इकॉनमी तहस नहस हो गया था, जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है ये तो हम लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसके बारे में जानिए तो आपको ज़्यादा समझ में आ पाएगा। लिखा हुआ है, इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिशियंस ड्रू टू की लेसन्स फ्रॉम इंटर वॉर इकोनॉमिक एक्सपीरियंसेस। उस समय के जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुआ तो उस समय पे जो इकोनॉमिस्ट थे और जो पॉलिटिशियन थे, है ना, इन दोनों ने उस युद्ध से, वो जो युद्ध चल रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, उस युद्ध से इन लोगों ने दो बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन सीखा। क्या सीखा? इन लोगों ने दो बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन उन लोगों ने वहाँ से सीखा। अपने कंक्लूजन में से उन लोगों ने उस चीज़ को निकाला। अब वो क्या था, दो की लेसन्स क्या था, जानिए इसके बारे में। पहला है फुल एम्प्लॉयमेंट। देखिए फुल एम्प्लॉयमेंट आपको टर्म मिल जाएगा आपके बुक में, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो हमने ये कंटेंट लिखा है वो भी आपको मिल जाएगा, लेकिन इस प्रकार से डिफाइन किया हुआ टॉपिक वाइज नहीं मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे नोट्स का मतलब ही होता है कि हर चीज़ क्या हो, एक सिस्टमेटिक रूप में हो। तो कंटेंट तो आपको सारा मिलेगा बुक में, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी से ही नोट्स बनाया गया है। लेकिन यहाँ पे यदि आपको आपके एग्जाम में आ जाए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहला की लेसन क्या था, तो आप क्या बताएंगे? पहला आप बताएंगे फुल एम्प्लॉयमेंट, और बोलेगा कि फुल एम्प्लॉयमेंट के बारे में आप डिस्क्राइब कीजिए। तो आप ये कुछ पॉइंट डिस्क्राइब कर सकते हैं, यही मेरा मकसद है इस प्रकार के बनाने का, ठीक है। चलिए, तो पहला क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ? फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, सुनिए मेरे बात को ध्यान से, यहाँ पे आप कनेक्ट करते हुए भी चलेंगे, ठीक है। आपको मालूम है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, कोई भी वॉर हो, वॉर के बाद का कंडीशन बहुत ही खराब होता है एज कॉम्पेयर टू वॉर के पहले वाले सिचुएशन से। देखिए जब वॉर नहीं होता है, जब वॉर नहीं हो रहा होता है, उस समय पे तो बिल्कुल इकोनॉमी आराम से चलता है, कंट्री फैक्ट्री जो कुछ भी होता है आराम से वो चलता रहता है। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता है तो उस दौरान बहुत सारे फैक्ट्री तबाह होते हैं, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे ज़मीन बर्बाद कर दिए जाते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड तहस नहस हो जाता है ना। बड़े बड़े फैक्ट्री कंपनी इंटरप्राइजेस तहस नहस हो जाते हैं। यहाँ से सबसे पहला प्रॉब्लम क्या आता है मालूम है? पहला प्रॉब्लम आता है एम्प्लॉयमेंट का, यानी कि लोगों का रोजगार छीन जाता है। जो इंसान फैक्ट्री में काम करता था वो फैक्ट्री तहस नहस हो गया, तो क्या वो इंसान उसी फैक्ट्री में दोबारा काम कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो फैक्ट्री अब रहा ही नहीं, तो वो कहाँ से काम करेगा, है ना। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे और जो पॉलिटिशियन थे, उन लोगों ने दो की लेसन्स क्या समझा, क्या सीखा? पहला समझा उन्होंने फुल एम्प्लॉयमेंट का। मतलब कि अब लोगों को यदि सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसी चीज़ का है तो वो किस चीज़ का है? फुल एम्प्लॉयमेंट का है। क्योंकि उसको मालूम था हमारा एग्रीकल्चर फील्ड तहस नहस हो गया, हमारा इंडस्ट्री तहस नहस हो गया, लोग मारे गए, हमारे ज़मीन बर्बाद कर दिए गए। अब यहाँ पे लोगों के पास भाई पेट है तो उसको चलाना भी तो पड़ेगा, है ना। लोग काम क्यों करता है? अपने पेट को चलाने के लिए। यदि हम, मेरे हिसाब से यदि इंसान के पास पेट ना रहे ना तो वो काम भी ना करे, क्योंकि पेट को पालना है भाई, खाना है, बाल बच्चे हैं, परिवार है, फैमिली है ना। तो सबसे पहला यहाँ पे उन्होंने लेसन सीखा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कि अब दुनिया को क्या चाहिए? फुल एम्प्लॉयमेंट चाहिए, क्योंकि रोजगार यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण खत्म हो चुका था। एम्प्लॉयमेंट चाहिए लोगों को। अब इससे हुआ क्या, देखिए यहाँ पे, एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी बेस्ड ऑन मास प्रोडक्शन कैन नॉट बी सस्टेन्ड
विदाउट मास कंजम्पशन। अब देखिए, मान लीजिए कि आप ऐसे सोसाइटी में रहते हैं, एक आप ऐसे जगह पर रहते हैं जहाँ पे कि बहुत सारा इंडस्ट्री है, बहुत सारा अलग अलग फैक्ट्री है, अलग अलग चीज़ों का वहाँ पे प्रोडक्शन होता है मान लीजिए। लेकिन क्या, जरा सोच के बताइए कि वहाँ पे प्रोडक्शन तो हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन प्रोडक्शन कब होगा? जब कंजप्शन होगा। मतलब कि जब लोग खरीदेंगे तभी तो आप चीज़ों को बनाएंगे ना। समझिएगा इस चीज़ को। आप कभी भी देखो, फैक्ट्री किस बेसिस पे काम करता है, कोई भी कंपनी किस बेसिस पे काम करता है? इस बेसिस पे काम करता है कि उसका कस्टमर यदि उस चीज़ को खरीद रहा है तभी उस चीज़ का वो प्रोडक्शन करेगा, नहीं तो फालतू का क्यों करेगा? फॉर एग्जाम्पल यदि हम लोग ले लें कि आज यदि पार्ले जी हमारा है, यदि पार्ले जी लोग खा रहे हैं तभी तो वो बन रहा है ना। यदि नहीं खाएंगे तो क्या वो बनेगा? नहीं बनेगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि आप एक ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे कि बहुत सारे इंडस्ट्री हैं और वो इंडस्ट्री तभी चलेगा जब क्या होगा? कंजम्पशन होगा, यानी कि लोग उसका इस्तेमाल करेंगे तो इंडस्ट्री हमारा चलेगा, ठीक है। लेकिन क्या, अब यहाँ पे सोच के बताइए, क्या लोग यहाँ पे कंजम्पशन कर पा रहे हैं? क्या लोग सामानों को अपने खरीदने खाने वाले सामानों को खरीद पा रहे हैं? नहीं खरीद पा रहे हैं। क्यों नहीं खरीद पा रहे हैं? रीजन क्या है? उनके पास पैसे नहीं है, मतलब कि उनके पास रोजगार नहीं है। रोजगार रहेगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो वो अपने सामानों को खरीद पाएंगे, ठीक है। ये पहला पॉइंट का था। बात आगे, बट टू इंश्योर मास कंजम्पशन देयर वाज अ नीड फॉर हाई एंड स्टेबल इनकम। सही बात है। यदि आप चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कंज्यूम करें, कंजम्पशन करें, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका मन था 4 रोटी खाने का, लेकिन आपके पास पैसा कम होने के वजह से आपने क्या किया? 2 ही रोटी खाया आपने, है ना। लेकिन यहाँ पे मकसद क्या है मेरा बताने का? मेरा मकसद यहाँ पे ये है कि यदि आप चाहते हैं कि हम चीज़ों को कंज्यूम करें, चीज़ों को खाएं, है ना, कंजम्पशन करें, तो सबसे पहला जरूरी ये है कि आपके पास क्या होना चाहिए? हाई एंड स्टेबल इनकम होना चाहिए। मतलब कि आपके पास इनकम का होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप चीज़ों को कंज्यूम कर पाएंगे। एग्जाम्पल आप खुद समझ लीजिए, मान लीजिए यदि आपके घर में पैसे नहीं है तो क्या आप बाजार से आटा चावल खरीद के ला पाएंगे? नहीं ला पाएंगे, है ना, कोई उधारी देगा नहीं। तो वही बात है, यहाँ पे कंजम्पशन के लिए एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार का होना बहुत ही जरूरी है। इनकम कुड नॉट बी स्टेबल इफ एम्प्लॉयमेंट वाज अनस्टेबल। सोचो, जब एम्प्लॉयमेंट ही अनस्टेबल है, यानी कि आपको रोजगार ही नहीं मिल पा रहा है, तो क्या आपको रेगुलर इनकम मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। कोई आपको घर बैठा के तो काम पैसा देगा नहीं कि भाई आप घर में बैठो, पैसा हम आपको लगातार देते रहेंगे, ऐसा तो कोई है नहीं, है ना। तो इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। उसके लिए क्या चाहिए? आपको रोजगार चाहिए, यानी कि एम्प्लॉयमेंट चाहिए। 10 स्टेबल इनकम ऑल्सो रिक्वायर्ड फुल एम्प्लॉयमेंट। तो यदि आपको स्टेबल इनकम चाहिए, यानी कि आप चाहते हैं कि हमको लगातार रेगुलर महीने महीने इनकम मिलते रहे, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? फुल एम्प्लॉयमेंट चाहिए। हाफ एम्प्लॉयमेंट भी नहीं, क्योंकि हाफ एम्प्लॉयमेंट में भी आपको क्या होगा? हाफ इनकम मिलेगा। फुल एम्प्लॉयमेंट में आपको फुल इनकम मिलेगा। तो आप चाहते हैं कि यदि हमको फुल इनकम मिले, स्टेबल इनकम मिले, तो आपके पास होना चाहिए फुल एम्प्लॉयमेंट। आगे बढ़ते हैं फिर, बट मार्केट्स अलोन कोड नॉट जनरेट फुल एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, अब मान के चलिए कि लोगों को यहाँ पे चाहिए रोजगार, ठीक है। तो क्या मार्केट आपको पूरा रोजगार देने का गारंटी ले सकता है क्या? मान लीजिए यदि यहाँ पे हमारा सब्जी मंडी है पुनाईचक, ठीक है, 1000 लोग ऐसे हैं जो कि बेरोजगार हैं, तो क्या पुनाईचक सब्जी मंडी में हजारों लोगों को रोजगार मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। यानी कि मार्केट कभी भी आपको एक गारंटी नहीं दे सकता है कि हम आपको रोजगार दिलवा ही सकते हैं, नहीं, कभी ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है कि किसी को रोजगार मिल जाए, किसी को रोजगार ना मिले, है ना। तो मार्केट यहाँ पे आपको गारंटी नहीं दे सकता है कि हम आपको रोजगार दे ही देंगे, ऐसा गारंटी नहीं है। देयरफॉर द गवर्नमेंट कुड हैव टू स्टेप इन टू मिनिमाइज फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइस, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इस सिचुएशन में जब एम्प्लॉयमेंट आपको रोजगार जब मार्केट आपको रोजगार देने का गारंटी नहीं ले सकता है, तो इस बीच में किसका हस्तक्षेप होना चाहिए? गवर्नमेंट का होना चाहिए, है ना। सरकार को आना चाहिए और एक अच्छा सा फैसला सुनाना चाहिए आपके हित में, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके। तो अब यहाँ पे जरूरत किसका पड़ रहा है? गवर्नमेंट का जरूरत पड़ रहा है। तो पहला आपने क्या सीखा? पहला आपने ये सीखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लोगों को सबसे ज़्यादा यदि किसी चीज़ का जरूरत था तो वो था हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब एम्प्लॉयमेंट को दिलाने में किस प्रकार से गवर्नमेंट मदद कर सकता है, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। चलिए, सेकंड आपका गवर्नमेंट ही है, इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट किस प्रकार से अपना वहाँ पे इंटरफेयर करेगा, हस्तक्षेप करेगा, है ना। इसके बारे में जानते हैं। देखिए, इट इज़ रिलेटेड टू अ कंट्रीज इकोनॉमिक लिंक्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड। देखिए, किसी भी कंट्री का दूसरे कंट्री से लिंक कितना अच्छा होगा, कितना खराब होगा, ये डिपेंड करता है वहाँ के गवर्नमेंट पे।
किस पे? गवर्नमेंट पे, वहाँ के लोगों पे नहीं। मान लीजिए सपोज, मान लीजिए कि मुकेश अंबानी चाह रहा है कि हम जो है ना अपना व्यापार यानी कि हम अपना ट्रेड जापान से करें, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट उसको परमिशन ही नहीं दे रहा करने का, तो क्या कभी मुकेश अंबानी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अधिकार होता है कि किस कंट्री से हमको लेन देन करना है, किस कंट्री से नहीं करना है। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि इट इज़ रिलेटेड टू अ कंट्रीज इकोनॉमिक लिंक्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड। तो किस कंट्री का लिंक किस कंट्री से कितना अच्छा होगा, कितना खराब होगा, ये टोटली डिपेंड करता है वहाँ के गवर्नमेंट पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। द गोल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट कुड ओनली बी अचीव्ड। तो जो गोल है, जो सपना है आपका, जो मकसद है फुल एम्प्लॉयमेंट का, वो तभी अचीव हो सकता है जब इफ़ गवर्नमेंट्स हैड पावर टू कंट्रोल फ्लो ऑफ गुड्स, कैपिटल एंड लेबर। तभी हो सकता है आपका वो जो सपना है फुल एम्प्लॉयमेंट का, वो तभी पूरा हो सकता है जब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करे, अपने अंदर ले ले किन किन चीज़ों को, फ्लो ऑफ गुड्स को, कैपिटल को और लेबर को। फ्लो ऑफ गुड्स का मतलब क्या, कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कौन कौन से सामान जाएंगे, है ना। कैपिटल मतलब कि उनसे कितना ज़्यादा इनकम जनरेट होगा, ये भी आप कह सकते हैं। साथ ही साथ लेबर कितना ज़्यादा आएगा, कितना ज़्यादा जाएगा, ये टोटली डिपेंड करता है वहाँ के गवर्नमेंट पर। तो यहाँ से हम लोगों ने ये सीख लिया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे और जो पॉलिटिशियन थे, उन्होंने साफ कह दिया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लोगों को 2 ही चीज़ चाहिए आपको यहाँ पर। पहला, फुल एम्प्लॉयमेंट चाहिए, और फुल एम्प्लॉयमेंट को देने के लिए किसका हस्तक्षेप होना चाहिए? गवर्नमेंट का होना बहुत ही ज़रूरी है। विदाउट गवर्नमेंट आप फुल एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर ही नहीं सकते हैं। यदि आपको गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा है तो कभी भी आप जनरेट एम्प्लॉयमेंट कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो आपने समझ लिया। इसके बाद आपके सामने आता है ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन, जो आपका टॉपिक था ना। टॉपिक क्या था? पोस्ट वॉर सेटलमेंट। तो पोस्ट वॉर सेटलमेंट यानी कि युद्ध के बाद सेटलमेंट कैसे हो सकता है? सेटलमेंट यानी कि सुधारा कैसे जा सकता है कंडीशन को? फुल एम्प्लॉयमेंट से और इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट के मदद से हो सकता है, सुधारा जा सकता है। लेकिन अब यहाँ पे ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। देखिए, ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन क्या है? द मेन एम ऑफ पोस्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम वाज टू प्रिजर्व इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो कंट्री हिस्सा लिया था, पार्टिसिपेट किया था, उनको तो नुकसान सहना ही पड़ा, साथ ही साथ जो अगल बगल वाले कंट्री थे उन सभी को भी अब लग गया था कि यार ऐसा युद्ध नहीं होना चाहिए, ऐसा युद्ध नहीं होना चाहिए जिससे कि जो भाग ले रहा है वो तो पूरा क्षतिग्रस्त हो ही रहा है, और जो भाग नहीं ले रहा है उसके ऊपर भी प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो सोचो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कितना खतरनाक रहा होगा। जो उसमें पार्टिसिपेट किया था उसको तो डर था ही था, इसके साथ ही साथ बाकी कंट्री वाले का भी दिल दहल गया था कि ऐसा युद्ध कभी भी भविष्य में नहीं होना चाहिए। समझ रहे बात को? तो अब यहाँ पे हो क्या रहा था, यहाँ पे अब धीरे धीरे हर एक कंट्री अपने आप के इकोनॉमी को सुधारना चाह रहा था, यानी कि उसको स्टेबिलिटी करना चाह रहा था, यानी कि स्टेबल करना चाह रहा था। समझ रहे बात को? तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि द मेन एम ऑफ पोस्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम, यानी कि युद्ध के बाद जो सबसे पहला एम था लोगों का, वो क्या था? इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम वाज टू प्रिजर्व इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मतलब कि युद्ध के बाद हर एक कंट्री के अपने जो इकोनॉमी है उसको क्या करना है? स्टेबल करना है, उसको सुधारना है, उस कगार तक लेकर आना है जो कि पहले युद्ध के, यानी कि युद्ध के पहले था। ठीक है, एंड फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। और जहाँ जहाँ पे इंडस्ट्री है, यानी कि जहाँ जहाँ बड़े बड़े इंडस्ट्री लगे हुए हैं, वहाँ वहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट का जो प्रोसीजर है वो चलाया जाए। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली यदि आपको इतना ना भी यदि मान लीजिए एग्जाम में याद रहे ना, तो फिलहाल आप ये याद रख के चलिए, ये अपने दिमाग में रखिए कि ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन पूरी तरीके से इस पे काम करता था कि किस प्रकार से अब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो इकोनॉमी डाउन गया है अलग अलग कंट्री का, उस इकोनॉमी को कैसे ऊपर लाया जा सकता है, इसके ऊपर ही काम करता था कौन? ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन। ठीक है, आगे द यूनाइटेड नेशंस Monetary and Financial Conference held in July 1944 at Bretton Woods in New Hampshire, USA। ये जो ब्रिटेन वुड है ये आपको क्या, अच्छा ये ब्रिटेन वुड क्या है आपको मालूम है? न्यू हैम्पशायर एक जगह है, कहाँ पे? यूएसए में। और उस जगह के अंदर एक छोटा सा आप कह सकते हैं कि जगह कह लीजिए, छोटा सा जगह आप कह लीजिए ब्रिटेन वुड्स। वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस किया गया था। देखिए दोनों वर्ड में आपको पैसा से रिलेटेड दिख रहा होगा।
पहला यहाँ पे क्या है, यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी, मॉनेटरी का मतलब क्या, थोड़ा बहुत मनी से रिलेटेड। उसके बाद आगे क्या है, फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, यानी कि ये जो दो मीटिंग किया गया था, पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि ये जो दो आप कह सकते हैं प्रोग्राम चलाया गया था, ये पूरी तरीके से काम कर रहा था मॉनेटरी टर्म पे, यानी कि पैसों पे काम कर रहा था कि किस प्रकार से अब पैसों के मदद से, है ना, मनी के मदद से अब हम किस प्रकार से डूबते हुए इकोनॉमी को ऊपर ला सकते हैं। समझ रहे बात को। तो यदि आपसे पूछा जाए कि ये ब्रिटेन वुड कहाँ पे है, तो आप क्या बोलेंगे, न्यू हैम्पशायर में है, और ये न्यू हैम्पशायर कहाँ पर है, यूएसए में है। तो यहाँ पे हो क्या रहा था, बेसिकली यहाँ पे दो प्रोग्राम चलाया जा रहा था, पहला था आपका यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी और दूसरा था फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। इसके मदद से ये फैसला यहाँ पे लिया जा रहा था कि किस प्रकार से अलग अलग कंट्री के इकोनॉमी जो डूब रहे हैं उसको कैसे उभारा जाए, उसको कैसे तैयार किया जाए, ठीक है। क्योंकि इतना ज़्यादा तबाही हो चुका था ना कि अब सबको लग रहा था कि अब हमको ऐसा समय लाना पड़ेगा जिससे कि हम लोग अपना दोबारा रिकवर कर पाए, ठीक है। आगे, द ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस इस्टेब्लिश्ड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको कि हम लोग जानते हैं किस नाम से, IMF शॉर्ट में, टू डील विथ एक्सटर्नल सरप्लस एंड डेफिसिट ऑफ इट्स मेंबर नेशंस। मतलब ये हो गया कि ब्रिटेन वुड इस चीज़ पे काम करता था कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है उससे पैसा लो, और जिसके पास पैसा कम है उसको पैसा देकर मदद करो कि वो भी अपनी इकोनॉमी को सुधार सके। समझ रहे बात को। तो वहीं यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि द ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस इस्टेब्लिश्ड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या बनाया इन्होंने, ब्रिटेन वुड ने क्या बनाया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बनाया, जो कि क्या करता था, टू डील विथ एक्सटर्नल सरप्लस एंड डेफिसिट्स ऑफ इट्स मेंबर नेशन। मतलब कि जिसके पास सरप्लस है, मतलब कि जिसके पास पैसा बहुत ही ज़्यादा है, जिसका इकोनॉमी ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, उससे पैसा लो, मांगो, उधार, कर्ज, कैसे भी आपको क्या करना है, मांगना है, और उसको दे दो पैसा जो कि डूब रहा है, जो इकोनॉमी डूब रहा है, ताकि वो भी निखर पाए, उभर पाए, ठीक है। तो ब्रिटेन वुड एक ऐसा आप कह सकते हैं कि यहाँ से ऐसे ऐसे नियम निकल रहे थे जो कि केवल और केवल किसी खास कंट्री के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि उन सभी पे ध्यान दे रहा था जिसका इकोनॉमी डूब रहा था, उसको ऊपर लेकर जाने में ये काम कर रहा था। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, पॉपुलरली नोन एज द वर्ल्ड बैंक। पहले इसका क्या नाम था, पहले इसका नाम था द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, लेकिन आज हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं, वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा हमेशा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF और वर्ल्ड बैंक, ये दोनों पूरी तरीके से काम कर रहा था किस पे, रिकंस्ट्रक्शन पे काम कर रहा था। मतलब कि जो इकोनॉमी डूबा हुआ है उसको पैसा दो, और उस पैसे से वो इकोनॉमी क्या करेगा, अपनी इकोनॉमी को डेवलप करेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल इंडिया का इकोनॉमी उस समय पर डूब रहा होगा, मान लीजिए, है ना, तो IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक दोनों मिलकर इंडिया पे ध्यान देगा, कहेगा कि लो इंडिया, तुम पैसा लो लोन के तौर पर, और ये पैसा तुम हमको बाद में तब दे देना जब तुम्हारा इकोनॉमी पूरी तरीके से सुधर जाएगा तब, ठीक है। तो ये बेसिकली काम कर रहा था दूसरे कंट्री के इकोनॉमी को सुधारने के लिए, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, पॉपुलरली नोन एज द वर्ल्ड बैंक, वाज आल्सो सेट अप टू फाइनेंस पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन। यानी कि युद्ध के बाद जो रिकंस्ट्रक्शन करना था, जो सुधार करना था, जो फैक्ट्री तहस नहस हो गया था उसको जो बैठाना था, कंपनी बैठाना था, घर बनाना था, जो भी था, उसके लिए मदद कर रहा था आपका वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और ये दोनों का दोनों कहाँ से निकला हुआ है, ब्रिटेन वुड से निकला हुआ है, जो कि ब्रिटेन वुड है कहाँ पर, न्यू हैम्पशायर में है, यानी कि यूएसए में, ठीक है। तो किसी प्रकार का कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। The IMF and the World Bank are referred to as the Bretton Woods institution or sometimes the Bretton Woods twins। तो ये जो था बेसिकली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक, इन दोनों को बेसिकली क्या कहा गया, ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन कहा गया। इंस्टीट्यूशन मतलब क्या होता है, संस्था, आप कह सकते हैं, संस्था कह सकते हैं, आप डिपार्टमेंट कह लीजिए, है ना। तो ब्रिटेन वुड्स का इंस्टीट्यूशन कहा गया किसको किसको, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को और वर्ल्ड बैंक को, क्योंकि ब्रिटेन वुड से ही निकला हुआ ये दोनों चीज़ था हमारा, है ना। फॉर सम टाइम्स द ब्रिटेन वुड्स ट्विंस, और इन दोनों को कभी कभी ब्रिटेन वुड का क्या कहा जाता था, जुड़वा कहा जाता था, यानी कि ट्विंस कहा जाता था, क्योंकि दोनों बेसिकली किस पे काम कर रहा था, रिकंस्ट्रक्शन पे ही काम कर रहा था, यानी कि दोनों एक ही चीज़ के लिए काम कर रहा था, इसलिए दोनों को जुड़वा कहा गया। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे लिखा हुआ है, द पोस्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम इज ऑल्सो ऑफन डिस्क्राइब्ड एज ब्रिटेन वुड सिस्टम। और यहाँ पे जो अब
ये जो ब्रिटेन वुड के अंदर जो आपका देखने को मिला IMF एंड वर्ल्ड बैंक, इन दोनों को आप कह सकते हैं, इन दोनों का मतलब ये दोनों तो इंस्टीट्यूशन था, किसका इंस्टीट्यूशन था? ब्रिटेन वुड का था, तो इनको आप ब्रिटेन वुड सिस्टम भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि द पोस्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम इज ऑल्सो ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द ब्रिटेन वुड सिस्टम। तो ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन जो आपका था IMF एंड वर्ल्ड बैंक, उन दोनों के मदद से अलग अलग कंट्री के इकोनॉमी को सुधारा जा रहा था, तो उनको आप बेसिकली ब्रिटेन वुड सिस्टम भी कह सकते हैं। ये ब्रिटेन वुड सिस्टम बेसिकली क्या कर रहा था, क्या कर रहा था? रिकंस्ट्रक्शन काम, यानी कि रिकंस्ट्रक्शन वाला काम कर रहा था। तो ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन बोले या फिर ब्रिटेन वुड सिस्टम बोले, दोनों सेम ही चीज़ आपको समझना है। इसके अंदर में कौन आएंगे? केवल दो ही चीज़, एक IMF एंड वर्ल्ड बैंक। ठीक है, चलिए आगे। डिसीजन मेकिंग इन दिस इंस्टीट्यूशन इज कंट्रोल्ड बाय द वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर। वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर यानी कि IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक में क्या डिसीजन लिए जाएंगे, ये किसके हाथ में था? वेस्टर्न पावर के हाथ में था। वेस्टर्न पावर के यहाँ पे मतलब कौन? वेस्ट में कौन पड़ता है वर्ल्ड मैप में? याद कीजिए, अमेरिका यानी कि US पड़ता है। तो IMF में और वर्ल्ड बैंक में क्या डिसीजन लिए जाएंगे, किनको पैसे दिए जाएंगे, किस कंट्री को पैसे दिए जाएंगे अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए, ये डिसीजन लेता था US। मालूम है क्यों US लेता था? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद US क्या बन चुका था? सुपर पावर बन चुका था, है ना, और आज भी सुपर पावर है वो। The US has an effective right of veto over IMF and the World Bank decision। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया, देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, The US has an effective right of veto over IMF and the World Bank decision। मतलब कि US के पास पूरा का पूरा ये राइट था कि वो IMF और वर्ल्ड बैंक में जो डिसीजन लिया गया है उसको जब चाहे तब वो रोक सकता था और जब चाहे वो उसको लागू करवा सकता था। समझ रहे बात को? तो यहाँ पे वेटो का मतलब होता है कि जब चाहे वो मर्जी अपना रोक लगा सकता है, जब चाहे वो उसको लागू करवा सकता है, इस प्रकार का। समझ रहे बात को? तो US के पास डिसीजन मेकिंग पावर था, कंट्रोल था, और ये जब चाहे तब IMF और वर्ल्ड बैंक में जो डिसीजन लिया गया है उसको जब चाहे तब रोक सकता है और जब चाहे तब ये लागू भी करवा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर द ब्रिटेन वुड्स सिस्टम। अच्छा, यहाँ पे ब्रिटेन वुड्स सिस्टम कहा गया है, तो मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब यही हो गया कि जिस चीज़ पे काम कर रहा था कौन? IMF और वर्ल्ड बैंक, उसी को बेसिकली आप कह सकते हैं ब्रिटेन वुड सिस्टम। was based on fixed exchange rates. For example, the dollar was anchored to gold at a fixed price of 35 पर ऑन्स ऑफ गोल्ड। मतलब क्या हुआ इसका? देखिए यहाँ पे ध्यान से, ब्रिटेन वुड सिस्टम किस बेसिस पे काम करता था? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पर ये काम करता था। मतलब ये हो गया कि गोल्ड के बदले, यानी कि एक जो डॉलर है आपका, ये जो $1 है, $1 के बदले आपको क्या देना पड़ेगा? गोल्ड देना पड़ेगा। और ये जो आपका मतलब गोल्ड का प्राइस होता था उस समय पे 35 पर ऑन्स ऑफ गोल्ड होता था। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने क्या किया, आपने $1 दिया, $1 के बदले आपको क्या मिलेगा? सोना मिलेगा, और उस सोने का कीमत कितना होगा? 35 पर ऑन्स होगा, मतलब उस समय का वो करेंसी होगा उस समय का, इस प्रकार से है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या समझा? यहाँ पे आपने ये समझ लिया कि दी डॉलर वाज एंकर टू गोल्ड एट अ फिक्स्ड प्राइस ऑफ $35 पर ऑन्स ऑफ गोल्ड। मतलब इसका वही हो गया कि यदि आपको $1 चाहिए तो आपको $1 के बदले में क्या देना पड़ेगा? गोल्ड देना पड़ेगा, जिस गोल्ड का कीमत कितना होगा? 35 ऑन्स ऑफ गोल्ड होगा। ठीक है, आगे। अब यहाँ पे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है जान लीजिए इसके बारे में। डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, व्हेन एक्सचेंज रेट ऑफ अ करेंसी, व्हेन एक्सचेंज रेट ऑफ अ करेंसी इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट इट इज नॉन एज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए आज हम लोगों को यदि $1 चाहिए तो हमको कितना रुपया देना पड़ता है? वही 75-78 के आसपास आज हमको देना पड़ता है। यानी कि यदि आपको $1 यदि आज चाहिए तो आज आपको देना पड़ेगा 75 to 78 रुपीज़ आपको देना पड़ता है। तो ये कौन डिसाइड करता है? ये हाँ नहीं, ये डिसाइड करता है मार्केट। हमारा गवर्नमेंट भी डिसाइड नहीं करता है, लेकिन इस समय पे कौन डिसाइड कर रहा था? गवर्नमेंट डिसाइड कर रहा था। समझ गए बात को? चल, तो ये था आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का मतलब यही हो गया कि यदि आपको $1 चाहिए तो आपको इतना रुपया देना ही पड़ेगा, वो फिक्स्ड है। ठीक है, चलिए
यहाँ तक में कोई डाउट? समझ में आ रहा है बात? अगले वाले क्लास में हम डिस्कस करेंगे दी अर्ली पोस्ट वॉर ईयर्स। ठीक है, चल कोई भी डाउट रहा हो ऑनलाइन वाले बच्चे तो आप एक बार कमेंट कीजिए और आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।